सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती क्या है? देखें, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें, इट इज बेसिकली कि हाउ मच कैपेसिटी इज अ बिजनेस यूजिंग। कि बिजनेस, हर एक बिजनेस की कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एक बिजनेस एक फैक्ट्री खोलता है, उस फैक्ट्री के अंदर मशीन रखता है, उस मशीन से वो लेट्स सपोज जो है वो 10,000 शूज बना सकते हैं, पेयर ऑफ शूज। वो 10,000 पेयर ऑफ शूज जो है वो क्या है, बिजनेस की कैपेसिटी है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन इज दैट द बिजनेस इज नॉट यूजिंग द होल कैपेसिटी। मतलब जो 10,000 जूते बनाने की कैपेसिटी है उसके पास, कभी कभार वो उसको पूरा इस्तेमाल नहीं करता, या कभी कभार वो उसको पूरा भी इस्तेमाल कर रहा होता है। सो फॉर दैट, टू कैलकुलेट वेदर द हाउ मच द बिजनेस इज यूटिलाइजिंग इट्स कैपेसिटी, वी यूज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कि बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको वो कितना यूटिलाइज कर रहा है। सो इट इज अ proportion of maximum output currently being achieved by the business. So it is the proportion of the maximum output that the currently business is achieving. For example, एक क्लास में 30 chairs हैं. So 30 chairs is a maximum capacity. ये क्लास में जो है वो 30 chairs हैं और 30 बच्चे बैठ सकते हैं। लेकिन क्लास में अभी जो करेंटली बैठे हुए हैं वो 15 चेयर्स ऑक्यूपाइड है, मतलब 15 बच्चे जो है वो भी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। Which means that the class capacity that is currently being utilized it is at 50%. 30 चेयर है, 15 बच्चे बैठे हुए हैं, अभी चेयर्स पे 15 खाली है। सो द कैपेसिटी दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इज 50%। तो एक बिजनेस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी हमारी कैलकुलेशन है, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, वो आपकी पेपर 2 के अंदर आती है टू कैलकुलेट। बट फॉर्मूला क्योंकि नॉलेज का पार्ट होता है, तो अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की डेफिनेशन आ जाती है आपके तो उसके अंदर आपको फिर फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला फॉर पेपर 1, बट टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला इज पेपर 2। तो पेपर 1 में कोई कैलकुलेशन नहीं आती। So the formula to calculate the capacity utilization is current output level divided by the maximum output level। कि आपका जो करंट आउटपुट लेवल चल रहा है उसको आप डिवाइड करते हो बाय द मैक्सिमम आउटपुट लेवल एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो करंट आउटपुट लेवल डिवाइड बाय मैक्सिमम आउटपुट लेवल, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी हुई है। दैट अ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग 8,000 पेयर ऑफ शूज whereas its maximum capacity is 10,000, calculate its capacity utilization। तो करंटली अभी वो 8,000 शूज मैन्युफैक्चर कर रहा है, सही है, बट उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट्स की है। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी योर 80%। दैट मीन्स कि जो कैपेसिटी आपका बिजनेस यूटिलाइज कर रहा है दैट इज 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। ऑलराइट, अगर वो 10,000 शूज की कैपेसिटी और वो 10,000 शूज ही मैन्युफैक्चर कर रहा होता, दैट मीन्स कि वो 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा होता, and we would say that the business is operating at the full capacity। फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने का मतलब है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतने ही आउटपुट, उतना ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो यूजुअली व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग एट फुल कैपेसिटी it is very beneficial for the business. Why is it beneficial? Because the business can gain cost advantages if you are operating at full capacity. Now, what do I mean by cost advantages? So over here, first of all, let's see what fixed cost is. Fixed costs are the costs that do not vary with the level of output। और ये जो फिक्स कॉस्ट होते हैं ये आपके एलोकेट होते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं। किस पे डिवाइड होते हैं? ऑन द आउटपुट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। सो द हायर द आउटपुट यू प्रोड्यूस, द लोअर द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यू विल गेट। नाउ व्हाट डज दिस मीन? फॉर एग्जांपल, अगर हमें फिक्स कॉस्ट एलोकेट करनी है पर यूनिट पे, लेट्स सपोज फिक्स कॉस्ट क्या है, लेट्स सपोज रेंट है फैक्ट्री का 10,000। अब अगर फैक्ट्री का रेंट 10,000 है और मुझे ये 10,000 का रेंट इन 10,000 शूज पे जो है वो डिवाइड करना, मैं कैसे करूंगा? 10,000 रेंट है मेरा, सो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो आउटपुट मैं बना रहा हूँ
if I'm operating at full capacity, that is 10,000 units, so $1 per shoe मेरा rent allocate हो जाएगा. My rent is allocated $1 per shoe. लेकिन अगर मेरा आउटपुट जो है वो कम होता है तो फिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा हो जाएगी. कैसे? यहाँ पे मैंने एग्जांपल सॉल्व करी है. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट एट मैक्सिमम आउटपुट विल बी, लेट्स सपोज अगर 1,40,000 जो है वो फिक्स कॉस्ट है और 10,000 आपका मैक्सिमम आउटपुट आप बना रहे हो, तो 10,000 मैक्सिमम आउटपुट का मतलब ये है कि $14 पर यूनिट इज द फिक्स कॉस्ट ऑफ द शू एट मैक्सिमम कैपेसिटी. इफ यू आर ऑपरेटिंग एट मैक्स तो आपकी $14 पर यूनिट जो है वो फिक्स कॉस्ट आएगी. ऑन द कॉन्ट्री, अगर करंट आउटपुट पे आप देखो तो करंट आउटपुट पे अभी आप 8,000 जूते बना रहे हो. तो अगर आप 1,40,000 को 140 डिवाइडेड बाय 8,000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 17.5 पर यूनिट. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग लेस देन द मैक्सिमम आउटपुट, योर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल राइज. तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि द हायर द आउटपुट द लोअर द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. तो 8,000 से अगर आपका आउटपुट 10,000 हो जाता है तो आपकी फिक्स कॉस्ट $17.5 से $40 हो जाएगी, which is lower. So if you increase the output, your fixed cost per unit reduces, or if you decrease the output, the fixed cost per unit increases. So basically आपके बिजनेस को फायदा ये होता है फुल कैपेसिटी पे काम करने का कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो सबसे ज्यादा मिनिमम होती है एट ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी. और अब 14 से नीचे जा ही नहीं सकती क्योंकि आपकी मैक्सिमम आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो. सो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग एट मैक्सिमम आउटपुट और फुल कैपेसिटी, यू आर अचीविंग द लोएस्ट फिक्स्ड कॉस्ट. तो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने के फायदे क्या होते हैं? योर यूनिट कॉस्ट विल बी लोएस्ट. वर्कर्स विल हैव मोर जॉब सिक्योरिटी बिकॉज वर्कर्स विल सी के काम इतना अच्छा चल रहा है, काम जो है वो बंद नहीं होगा, तो उनकी जॉब भी जो है वो नहीं जाएगी. एंड थर्डली, बिजनेस कैन टेक प्राइड दैट इट इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी. तो बिजनेस भी इस चीज को प्रमोट कर सकता है, मार्केट कर सकता है दैट द बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट अ फुल कैपेसिटी. दैट मीन्स वी आर providing good quality product, customers are trusting us, that is why customer keep on coming and we are operating at full capacity. However, full capacity पे काम करने का एक drawback होता है. That means if you are producing at 100% capacity, तो उसका नुकसान क्या होगा? Staff may feel more stressed and under pressure. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट पे रश लगा हुआ है, बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, जगह ही नहीं है बैठने की, तो वहां पे क्या होगा? स्टाफ विल फील वेरी अंडर प्रेशर. सारे वेटर्स, शेफ वगैरह जो है वो काफी ज्यादा प्रेशराइज्ड, अंडर प्रेशर. तो देख रहे होंगे आपके हर जगह ऐसी रश वाली जगह पे जहाँ पे मैक्स फुल कैपेसिटी पे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, फड्डे भी हो रहे होते हैं. तो एक वेटर जो है वो कुछ बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, वेटर किसी को ऑर्डर देना भूल जाते हैं, किसी से पैसे लेना भूल जाते हैं, तो इस तरीके की चीजें होती हैं. सो दिस कैन बी disadvantage that the staff may feel more stressed and under pressure. If you're manufacturing in a factory using machinery, so your machinery will be working flat out. अब 100% कैपेसिटी का मतलब यह है कि 24/7 आपकी मशीनरी जो है वो ऑपरेट कर रही है. तो अगर 24/7 मशीन आपकी ऑपरेट कर रही है और एक बार भी मशीन बंद नहीं हो रही पूरे दिन में, तो आपकी रिपेयर कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, मशीनरी जल्दी खराब हो सकती है और आपको रिपेयर बार बार करवाना पड़ेगा. Then third is that regular customers might have to be turned away. अक्सर क्या होता है कि if you are producing at full capacity, that means you cannot increase your output. आप अपना आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, जितना आपके कस्टमर्स हैं जो आपसे रेगुलरली खरीद के जाते हैं, आप उतना ही दे सकते हो उनको. एक कस्टमर आता है, वो बोलता है कि आज मुझे लेट्स सपोज थोड़ा ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो आप उसको जो है वो ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाओगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एट फुल कैपेसिटी एंड यू आर ऑलरेडी बीइंग सोल्ड आउट एवरी डे. तो आप उसको कैसे देगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके आपने ले सपोज एक बिरयानी का स्टॉल लगाया हुआ है, हर कस्टमर आपसे जो है वो 10 कस्टमर आपके पास आते हैं, वो 1-1 किलो बिरयानी लेके चले जाते हैं, रोजाना यही हो रहा है आपके पास. तो आप जो है वो 10 किलो बनवा रहे हो एंड आपके जो है वो 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है. दैट मीन्स कि आप पूरा जो है वो सोल्ड आउट करके जा रहे हो.
अब यूजुअली क्या होता है, एक दिन एक कस्टमर आता है, यार मुझे 1 किलो नहीं 2 किलो बिरयानी चाहिए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको उसको मना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कैपेसिटी है वो 10 किलो की है और आपके कस्टमर रोजाना रेगुलरली आ रहे हैं और वो लेके जा रहे हैं। तो अब जो एक्स्ट्रा उसको चाहिए वो आप उसको केटर नहीं कर पाओगे और उसकी वजह से आपको उसको टर्न अवे करना पड़ेगा, मतलब आपको उसको मना करना पड़ेगा। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ डिसएडवांटेज। तो यूजुअली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो होती है आपकी, वो या तो फुल कैपेसिटी पे हो रही होती है, दैट इज यू आर प्रोड्यूसिंग एट 100%, या फिर आपके पास सर्टेन स्पेयर कैपेसिटी भी मौजूद होती है कि आपके पास जगह खाली होती है। जैसे अभी मैंने शू मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल दी थी। सो 8,000 शूज वो बना रहे हैं, दैट मींस ही इज वर्किंग ऑन 80%। अब 80% का मतलब क्या है कि यू हैव स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 20%। आपके पास 20% कैपेसिटी जो है वो स्पेयर है। एंड थर्डली, कैपेसिटी शॉर्टेज। कैपेसिटी शॉर्टेज क्या होता है? कैपेसिटी शॉर्टेज इज बेसिकली व्हेन डिमांड इज मोर एंड कैपेसिटी इज लेस। फॉर एग्जाम्पल, आपके जूते बनाने की फैक्ट्री के अंदर 10,000 शूज की डिमांड कैपेसिटी है, बट द डिमांड दैट इज इन द मार्केट इज 12,000 शूज। सो दैट मीन्स योर डिमांड हैज एक्सीडेड योर कैपेसिटी, और आप जो है वो कैपेसिटी शॉर्टेज फेस कर रहे हो कि आपके पास जगह जो है वो कम है बनाने की, लेकिन कस्टमर्स जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट। तो अब हमने फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने के फायदे नुकसान तो डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर टाइप ऑफ कैपेसिटी, दैट इज एक्सेस कैपेसिटी और स्पेयर कैपेसिटी। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि अगर एक शू मैन्युफैक्चरर है, ही इज हैविंग अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 10,000 शूज, और अभी करंटली वो 8,000 शूज मैन्युफैक्चर कर रहा है, दैट मीन्स 2,000 शूज की उसको स्पेयर कैपेसिटी फेस हो रही है। So spare capacity is when the capacity is high, but the demand for the product is low in the market, and as a result, the business is left with spare capacity. तो इसको हम एक्सेस कैपेसिटी भी कहते हैं कि आपके पास कैपेसिटी जो है वो एक्सीड कर रही है, एक्सेस में है। तो यूजुअली आपके पास स्पेयर कैपेसिटी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है, या फिर स्पेयर कैपेसिटी जो है वो लॉन्ग। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह जितने भी हैं, अब दोपहर में जो रेस्टोरेंट चलते होंगे, अब रमजानों की वजह से वो रेस्टोरेंट जो है वो दोपहर में बंद है, नहीं चल रहे, तो रेस्टोरेंट्स के पास स्पेयर कैपेसिटी है, राइट? दैट मींस दे आर नॉट करेंटली ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, बट दिस इज अ शॉर्ट टर्म कैपेसिटी। 1 महीने की बात है, रमजान चला जाएगा, फिर दोबारा से आपकी जो है वो कैपेसिटी फुल हो जाएगी। So short term capacity is when the demand has decreased only due to a seasonal change and will increase again. For example, coffee, blankets. अब जैसे लेट्स सपोज कॉफी और ब्लैंकेट्स की विंटर में जो है वो डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन समर में जो है वो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म एक्सेस कैपेसिटी इज बेसिकली के विंटर प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड 4-5 महीने होती है, तो विंटर प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दे सेल, दे प्रोड्यूस इन विंटर, बट इन समर जब उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही थी, तो उनको एक्सेस कैपेसिटी फेस हो रही होती है। सो हाउ टू डील विद दिस शॉर्ट टर्म एक्सेस कैपेसिटी बिजनेस? ये शॉर्ट टर्म एक्सेस कैपेसिटी को कैसे डील कर सकते हैं? मेंटेन आउटपुट एंड प्रोड्यूस फॉर स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल, ब्लैंकेट्स खराब नहीं होंगे, तो आप ब्लैंकेट जो है वो क्या करो, प्रोड्यूस करते रहो, कुछ भी चेंज नहीं करो, प्रोड्यूस करते रहो, स्टॉक करते रहो, कि जब सीजन आएगा फिर सीजन में हम लोग सेल कर देंगे ज्यादा, तो हमारे पास ज्यादा आउटपुट मौजूद होगा। सो प्रोड्यूस एंड मेंटेन द स्टॉक लेवल्स, कि बना बना के अभी बिक नहीं रहा तो स्टॉक करते रहो, और जब सीजन आएगा तो उसमें हम बेचना शुरू करेंगे, विल स्टार्ट सेलिंग इन द सीजन। तो एडवांटेज क्या है of this method? There will be no shortage during the season. आपके पास ब्लैंकेट्स की कमी नहीं होगी, आपके पास भरपूर आउटपुट होगा, because you keep on producing in the summer season as well, so you have a lot of pieces. Secondly, workers will have job security. वर्कर की भी जॉब सिक्योरिटी हाई रहेगी कि वर्कर ऑफ सीजन पीरियड में भी वर्कर उतना ही काम कर रहा होगा जितना ऑन सीजन पीरियड में काम कर रहा है, तो वर्कर को लगेगा कि उसकी जॉब नहीं जाएगी। एंड थर्डली, नो नीड टू एम्प्लॉय पार्ट टाइमर्स। आपको पार्ट टाइमर्स एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चेंज लाने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज योर बिजनेस इज ऑपरेटिंग द सेम एज इट वाज वर्किंग ऑन सीजन। ऑफ सीजन भी वो सेम तरीके से काम कर रहा है, तो देर इज नो नीड टू ब्रिंग इन पार्ट टाइमर्स जो कि कम तनख्वाह पे काम करें और ऑफ सीजन पे वापस चले जाए, उनको निकाल दिया जाए।
However, the disadvantage of this method is that storage cost will increase. अब आप स्टॉक कर रहे हो तो स्टॉक करने के लिए आपको वेयरहाउस लेना पड़ेगा और वेयरहाउस को आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा. सेकेंडली, डैमेजेस कैन अकर ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड. आपके डैमेजेस भी काफी ज्यादा आ सकते हैं, वेयरहाउस वगैरह काफी डैमेज हो सकता है, आग वगैरह लग सकती है उसके अंदर. थर्डली, नॉट सूटेबल फॉर पेरिशेबल गुड्स. आपके पेरिशेबल गुड्स जो कि खराब हो जाते हैं उसके लिए ये काफी ज्यादा सूटेबल नहीं है. वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स पेरिशेबल गुड की एक लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है. आपने उसको बनाया और उसको रखा और जब तक सीजन आया वो खराब हो सकता है. And lastly, if the demand does not increase as expected, then the business will have to offer discount and sale. आपको लग रहा था आप आउटपुट बनाते जाओगे, जब सीजन आएगा तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बट एक्चुअली जब सीजन आया तो कंपटीशन भी साथ आ गया और उसकी वजह से डिमांड जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंक्रीज होगी उतनी इंक्रीज नहीं हुई और उसकी वजह से अब आपको ऑफर लगानी पड़ रही है, डिस्काउंटेड रेट पे सेल करना पड़ रहा है ताकि आपका जो स्टॉक है मौजूद वो सेल आउट हो जाए. So this can be the disadvantage of this particular method. दूसरा ऑप्शन क्या है? To deal with the short term excess capacity, that is to introduce flexibility. Now what is introducing flexibility means that when it is summer you produce summer products, when it is winter you produce winter products. कि आप अपने बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ जाए. दैट मीन्स यू ट्राई टू प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट सो दैट व्हेन इट इज ऑफ सीजन तो दूसरी चीज ऑन सीजन होगी. जैसे फॉर एग्जांपल आप समर क्लोथ्स बना रहे हैं और विंटर क्लोथ्स बना रहे हैं, सो व्हेन देयर इज डिमांड फॉर समर क्लोथ्स आप समर क्लोथ्स बनाना शुरू कर दें, मार्केट में सेल करना शुरू कर दें. बट व्हेन देयर इज डिमांड फॉर विंटर क्लोथ्स यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द विंटर क्लोथ्स इन द मार्केट. सो फ्लेक्सिबिलिटी आप अचीव कैसे कर सकते हैं? हाउ अ बिजनेस कैन इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स बिजनेस. तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है थ्रू बाइंग द फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट. आप कोई फ्लेक्सिबल मशीनरी वगैरह लेकर आ जाए जिसमें दोनों काम हो रहे हो. आप ऐसी मशीन लेकर आ जाए जो कि समर क्लोथिंग भी बना रहा है, स्टिच कर रहा है, और विंटर क्लोथिंग भी स्टिच कर रहा है. सेकेंडली, आपके पास वर्कर्स ऐसे होने चाहिए जिनको समर क्लोथ्स भी बनाने आते होंगे, डिजाइन करने आते होंगे, और विंटर क्लोथ्स भी. फिर फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दें एम्प्लॉयज को. फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट से ये होगा कि एम्प्लॉयज आपके पास अवेलेबल होंगे किसी भी टाइम के ऊपर, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है. और वर्कर्स की ट्रेनिंग करेंगे तो वर्कर ज्यादा स्किलफुल हो जाएंगे और उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है, दैट दे विल बी एबल टू डू मोर देन वन टास्क. तो इसके फायदे क्या हैं इस मेथड के? दैट इज इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सिबिलिटी इज बेनिफिशियल दैट इट विल रिड्यूस द कॉस्ट एज लेस सैलरीज एंड स्टोरेज कॉस्ट विल बी पेड. अब अगर फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपकी, तो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि आप स्टोर नहीं कर रहे होगे. आप जो चीज इन डिमांड होगी आप वही चीज बना रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट रिडक्शन आएगी. सेकेंडली, इट अवॉइड्स स्टॉक बिल्डअप. तो आपका स्टॉक बिल्डअप नहीं होगा अनलाइक द मेथड नंबर वन. एंड thirdly, it decreases the risk that demand does not increase, so the goods might remain unsold. तो आपका यहाँ पे रिस्क भी कम हो जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता डिमांड इंक्रीज नहीं हुई तो आपके गुड्स अनसोल्ड हो जाएंगे. ऐसा हो ही नहीं रहा. आप जो ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स है वो बना ही नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ सीजनल प्रोडक्ट बना रहे हो बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू हैव इन द बिजनेस. तो उसकी वजह से ये वाला रिस्क भी आपका खत्म हो गया. However, the disadvantage of this method is that workers might be demotivated. वर्कर्स जो है वो काफी डीमोटिवेट हो जाएंगे. वाई? बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि वर्कर्स जब फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ तो उनके ऊपर काम का बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जब काम का बर्डन उनके ऊपर ज्यादा बढ़ जाएगा सो दे माइट get demotivated and stressed out. Secondly, staff training might be needed if other products are produced. आप अगर समर में समर प्रोडक्ट्स बना रहे हो और विंटर में विंटर, तो दिस मींस यू आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से आपको वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करवानी पड़ेगी. एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग कॉस्ट इज एक्सपेंसिव, सो ट्रेनिंग कॉस्ट की वजह से आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्सिबिलिटी to overcome short-term excess capacity. Moving on to how to deal with long-term excess capacity. अब excess capacity in the long term means that कि आपका जो spare capacity है
अब वो हमेशा के लिए हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अरसे के लिए आपकी डिमांड गिर गई है, सही है, लेकिन डिमांड दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी और आप फुल कैपेसिटी पे चले जाओगे, नहीं। अब यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए डिमांड आपकी कम हो गई है। सो फॉर एग्जाम्पल, पहले आप मार्केट में अकेले सेलर थे, आप सेल कर रहे थे, तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब मार्केट में कंपटीशन आ गया है, तो आपकी डिमांड जो है वो यहाँ पे कम हो गई है। तो जब आपकी डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका लॉन्ग टर्म एक्सेस कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली एक्सेस कैपेसिटी फॉर लॉन्ग टर्म मींस दैट कि अब आपकी डिमांड जो है वो हमेशा के लिए गिर चुकी है, अब बढ़ने का चांस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस क्या करेगा? सो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस के पास एक ऑप्शन होता है टू कट डाउन द ऑपरेशंस। नाउ कटिंग डाउन ऑपरेशंस मींस रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज पहले आप दो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, आप दो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। एक फैक्ट्री आपने बंद कर दी क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, सॉरी, आपकी जो एक्सेस कैपेसिटी है वो लॉन्ग टर्म एक्सेस कैपेसिटी है। अब फ्यूचर में जो है वो आपकी डिमांड दोबारा नहीं बढ़ेगी, तो दो फैक्ट्रीज रखने का फायदा क्या है? एक को आप क्या करो, बंद कर दो। तो जब एक फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी तो अल्टीमेटली यू विल ओनली हैव वन फैक्ट्री टू ऑपरेट, और उसकी वजह से आपको फायदा ये होगा कि आपके ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाएंगे, सही है। ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाएगी, जैसे रेंट वगैरह जो है वो आपका काफी कम हो जाएगा। एंड सेकेंडली, हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? दैट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कर रहे थे तो 5,000 दोनों फैक्ट्री की जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो 5,000 थी। तो टोटल आपका जो आउटपुट जो आप बना रहे थे दैट वाज 10,000, ठीक है। हाउएवर अब आपकी डिमांड जो है वो कम हो गई है, दैट इज के ओनली 5,000 यूनिट्स आर डिमांडेड। सो दैट मीन्स कि आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अभी वो 50% पे है। आपने एक फैक्ट्री बंद कर दी। आपने अगर एक फैक्ट्री बंद कर दी तो दैट मीन्स कि जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10,000 से कितनी हो गई, 5,000 से, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ पे देखें इंक्रीज हो गई। अगर आपकी डिमांड 5,000 है तो 5,000 डिवाइड बाय 5,000 इज 100%। तो फ्रॉम 50% नाउ योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज इंक्रीज टू 100%। और ये 100% आपकी कैसे हुई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? व्हेन यू हैव डिक्रीज द मैक्सिमम कैपेसिटी बाय शटिंग डाउन अ फैक्ट्री। हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या है? रेपुटेशन विल फॉल एज वर्कर्स आर मेड रिडंडेंट। अब ये जो फैक्ट्री आप बंद करोगे इसमें जो वर्कर्स होंगे उनको निकालना पड़ेगा, उनको रिडंडेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी मार्केट में जो है वो रेपुटेशन खराब होगी, रेपुटेशन फॉल होगी। सेकेंडली, वर्कर्स को आप रिडंडेंट करोगे तो उनको रिडंडेंसी पेमेंट्स भी देनी पड़ेगी ताकि वो दूसरी जॉब वगैरह ढूंढ सकें। तो रिडंडेंसी पेमेंट्स विल आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट फॉर द बिजनेस। So this is an expensive way of dealing with long-term excess capacity. Then we have another option to deal with long-term excess capacity, that is research and develop new products. आप जब नए प्रोडक्ट्स बनाओगे तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स आपके डिमांड आउट ऑफ डिमांड हो रहे हैं वो डिक्लाइन पे चले जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और जो प्रोडक्ट्स आप नए डेवलप करोगे उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप फिर फैक्ट्री में वो नए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दोगे। So research and development into new products will cause a decrease in the excess capacity basically, क्योंकि आप जो है वो नए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करोगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाना जब अपनी फैक्ट्री में शुरू करोगे तो इजीली आपको जो है वो एक्सेस कैपेसिटी से ओवरकम हो जाएगा। दैट इज कि वो चीज़ जो आउट ऑफ डिमांड हो रही है, आउट ऑफ फैशन हो रही है, आप वो चीज़ बनाना बंद कर दो और वो चीज़ जो इन फैशन है आप वो चीज़ बनाना शुरू कर दो। सो एडवांटेजेस इज दैट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल इंक्रीज अगेन। आप जो है वो नई अपनी जो एक फैक्ट्री थी आपकी तो उसको बंद नहीं करो बल्कि उसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो, तो अगेन योर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल इंक्रीज। सेकेंडली, मेक बिजनेस मोर competitive इन द मार्केट। अब जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो डेफिनेटली आप ज्यादा मार्केट को टारगेट करोगे और उसकी वजह से आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी। एंड थर्डली, इफ इंट्रोड्यूस क्विकली द बिजनेस माइट नॉट हैव टू रैशनलाइज इट्स प्रोडक्शन। अगर बिजनेस जल्दी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाता है तो उसकी वजह से बिजनेस को अपनी फैक्ट्री वगैरह शट डाउन नहीं करनी पड़ेगी, तो आपकी ये कॉस्ट भी इंक्रीज सेव हो जाएगी। हाउएवर ट्रेनिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, के वर्कर्स को सिखाना पड़ेगा हाउ टू मेक द न्यू प्रोडक्ट।
एक्सपेंसिव है क्योंकि एडिशनल कैपिटल इक्विपमेंट चाहिए होगा। अब नए नए प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए नई मशीन चाहिए, नया सेटअप चाहिए। तो फैक्ट्री को आपको चेंज करना पड़ेगा, नया सेटअप डालना पड़ेगा उसके अंदर, विच कैन इंक्रीज योर कॉस्ट। एंड thirdly, preventing cutbacks may take up a lot of time, hence new products might not be developed. अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो और नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो नए प्रोडक्ट में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो टाइम कंज्यूमिंग आपका अगर होगा तो आप इतनी देर तक जो एक्सेस कैपेसिटी आप फेस कर रहे हो, जो फैक्ट्री का आप रेंट पे कर रहे हो, आप बंद कर देते, आपका रेंट वगैरह बच जाता, लेकिन आप वेट कर रहे हो क्यों? क्योंकि आप अभी नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, तो रिसर्च में भी आपका पैसा जा रहा होगा, फिर वो जो फैक्ट्री जो खाली पड़ी है उसमें भी आपका पैसा जा रहा होगा, रेंट वगैरह पे कर रहे होंगे, वर्कर्स को वेजेस सैलरीज दे रहे होंगे। तो अल्टीमेटली आपका काफी ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है, खर्चा आपकी काफी ज्यादा हो सकता है। और अगर आप न्यू प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जल्दी लेकर आ जाते हो मार्केट में, मतलब आपने प्रॉपरली रिसर्च एंड डेवलप नहीं करा ताकि आप इस चीज से बच जाओ, आपने जल्दी जल्दी में प्रोडक्ट लॉन्च करा मार्केट में, तो आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है बिकॉज यू हैवंट रिसर्च इट वेल एंड डेवलप्ड इट वेल। तो मार्केट में वो प्रोडक्ट ज्यादा अरसे चलेगा नहीं और उसकी वजह से वो फेल भी हो सकता है। सो दीज कैन बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू ओवरकम द एक्सेस कैपेसिटी शॉर्टेज। अब तीसरी चीज, एक तो फुल कैपेसिटी हमने डिस्कस कर लिया, फिर हमने एक्सेस कैपेसिटी डिस्कस करा और उसको कैसे हम ओवरकम करते हैं इन द शॉर्ट टर्म एंड इन द लॉन्ग टर्म। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद कैपेसिटी शॉर्टेज। अच्छा, कैपेसिटी शॉर्टेज क्या होता है? इट इज व्हेन द डिमांड एक्सीड्स द कैपेसिटी, कि जब मार्केट में आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन आपके पास कैपेसिटी जो है वो इतनी है नहीं कि आप उतने आउटपुट बना सको। फॉर एग्जाम्पल, द कैपेसिटी इन द फैक्ट्री इज टू प्रोड्यूस 10,000 शूज, बट actually the demand in the market is of 12,000 shoes and 2,000 शूज की आपको कैपेसिटी शॉर्टेज फेस हो रही है। अब हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कैपेसिटी शॉर्टेज इज ऑलवेज इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की कोई कैपेसिटी शॉर्टेज नहीं होती। शॉर्ट टर्म में जो है वो आपकी ऐसी डिमांड बढ़ी हुई होती है कि कस्टमर्स को चेक करना होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा कैपेसिटी शॉर्टेज आपकी इंक्रीज होती है। दैट इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड हैज नाउ इंक्रीज। तो यूजुअली बिजनेस लॉन्ग टर्म कैपेसिटी शॉर्टेज को ज्यादा सीरियस लेते हैं और इसको डील करने का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन इज यूज सब कॉन्ट्रैक्टर्स और आउटसोर्सिंग ऑफ सप्लाईज, कंपोनेंट्स और इवन फिनिश गुड्स। जो एक्सेस कैपेसिटी, जो आपकी एक्सेस डिमांड है, उसके यूनिट्स आप किसी और से बनवा लो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक और जानने वाला है, उसका भी शू मैन्युफैक्चरिंग का काम है। आपकी जो एक्सेस डिमांड आ रही है 2,000 यूनिट्स जो आपको एडिशनल प्रोड्यूस करने हैं, आपने उसको बोल दिया कि यार आप प्रोड्यूस कर लो। तो दिस इज नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग और आउटसोर्सिंग, कि जब कोई थर्ड पार्टी आपका आपके बिहाफ पे प्रोडक्शन करे। तो जो भी एक्स्ट्रा शूज मुझे चाहिए थे, मैंने उसको बोल दिया कि भाई आप मुझे जो है वो ये एक्स्ट्रा शूज बना के दो। तो आपकी इन हाउस प्रोडक्शन तो पूरी फुल कैपेसिटी पे हो रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो आप किसी और से मैन्युफैक्चर करवा रहे हो। सो आउटसोर्सिंग का फायदा क्या है कि आपको कोई मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करने की जरूरत, आपने नई फैक्ट्री नहीं खोलनी, आप सीधा सीधा जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो किसी और को दे दो जिसके पास स्पेयर कैपेसिटी है, वो बना के दे देगा आपको। ऑफन क्विक टू अरेंज, अगर आप खुद की फैक्ट्री खोलने जाओगे तो फैक्ट्री बनेगी, मशीनरी आएगी, वर्कर्स आएंगे, ट्रेनिंग होगी, वो काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और उसको ऑर्डर दे दिया। सो इट इज ऑफन क्विक टू अरेंज। And thirdly, offers greater flexibility than expansion of facilities, as if demand falls back, then the contracts with other firms can be ended. और काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है। वाई? क्योंकि अगर डिमांड आपकी वापस गिर गई, फॉर एग्जाम्पल 12,000 से दोबारा 10,000 हो गई या 8,000 हो गई डिमांड, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने करा हुआ है वो आप कैंसिल कर दोगे। अगर आप अपनी फैक्ट्री खोलते तो आपको सारी चीजें बेचनी पड़ती, फैक्ट्री बंद करनी पड़ती। तो यहाँ पे ये खर्चा नहीं है, इट इज फ्लेक्सिबल, कि अगर डिमांड वापस गिर गई तो बंद कर दो, डिमांड ज्यादा है तो फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। हाउएवर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? लेस कंट्रोल ओवर क्वालिटी। अब जो थर्ड पार्टी जिसको आपने आउटसोर्स करा है अपना प्रोडक्शन, वो क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है, शायद वो आपकी क्वालिटी मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, आपकी क्वालिटी से कम
क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेसिकली आपकी लेस क्वालिटी होती है। सेकेंडली मे ऐड अप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। आपको बार बार वो जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स, बार बार वो मंगवाने पड़ रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो दिस माइट इंक्रीज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और वो जो गुड्स आ रहे बिजनेस के अंदर, फिर एडमिन उसको चेक कर रही है कि वो सही तरीके से बने या नहीं बने, तो आपको और बंदे हायर करने पड़ेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज दे विल टेक सैलरीज एज वेल। थर्डली अनसर्टेनिटी ओवर डिलीवरी टाइम्स। आपके जो डिलीवरी टाइम्स है उसके ऊपर भी अनसर्टेनिटी होगी, बिकॉज कभी कभार वो डिले कर सकता है, कभी कभार वो भेजा उसने, उसके पास प्रोडक्शन डिले हो गई, उसकी फैक्ट्री की लाइट चली गई, वर्कर एब्सेंट है, मशीन खराब हो गई, सो डिलीवरी टाइम्स में आपके डिले आ सकते हैं। एंड फोर्थ इज दैट यूनिट कॉस्ट में बी हायर देन प्रोड्यूसिंग इन हाउस। जो पर यूनिट कॉस्ट है आपकी वो काफी ज्यादा हाई होगी। वाई? आप खुद जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो तो आप बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो, बट जो थर्ड पार्टी प्रोड्यूस कर रहा होगा वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो रखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 10 रुपए का शू प्रोड्यूस कर रहे हो, जो थर्ड पार्टी से आप प्रोड्यूस करा रहे हो उसको भी 10 रुपए कॉस्ट आ रही है, लेकिन वो थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगा, तो वो आपको 12 रुपीज का सेल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो अगेन यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो सकते हैं, और कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ सकती है यहाँ पे। सो पर यूनिट कॉस्ट विल बी हायर। सो दीज आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ओवरकमिंग द capacity shortage of long term, that is by using option 1, that is outsourcing or subcontractors। फिर उसके बाद ऑप्शन 2 क्या है आपका? ऑप्शन 2 क्या है आपका? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज। नई फैक्ट्री खोल लो, एक्स्ट्रा अगर आपकी डिमांड है तो क्या करो? ओपन अप अ न्यू फैक्ट्री, बिल्ड अप अ न्यू फैक्ट्री। तो इसका फायदा क्या होगा? नंबर 1, लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी में लॉन्ग टर्म इंक्रीज आ जाएगा, आपकी अपनी फैक्ट्री है, तो अब जितनी भी डिमांड बढ़ती रहे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू हैव योर ओन फैक्ट्री एंड देयर इज एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी। सेकेंडली, फर्म्स इज इन कंट्रोल ऑफ क्वालिटी एंड डिलीवरी टाइम्स। दैट मीन्स कि फर्म्स के पास जो है वो कंप्लीट कंट्रोल है ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिलीवरी टाइम। आउटसोर्सिंग में मसला क्या आ रहा था कि थर्ड पार्टी के पास क्वालिटी का कंट्रोल था, क्योंकि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कर रहा था, और थर्ड पार्टी के पास डिलीवरी टाइम का कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पे सारा कंट्रोल किसके पास है? फर्म के खुद के पास है। फिर थर्डली, न्यू फैसिलिटीज में यूज लेटेस्ट प्रोडक्शन मेथड्स। आप जो भी नई फैक्ट्री बनाओगे उसके अंदर आप लेटेस्ट प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करोगे, और लेटेस्ट प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल करने से फायदा ये होगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन इंक्रीज हो जाएगी इन द प्रोडक्शन। एंड फोर्थ इज दैट यू विल हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाई? क्योंकि अब आप पहले एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे थे, सो यू वर प्रोड्यूसिंग लेसर आउटपुट, बट नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग इन 2 फैक्ट्रीज, दैट मींस यू आर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट। और आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहता है कि a decrease in the average cost of production due to an increase in the size of the business। तो बिजनेस का साइज बढ़ा, अब 2 फैक्ट्री की प्रोडक्शन हो रही है, तो 2 फैक्ट्री के अंदर आउटपुट बन रहा है, तो 2 फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल आएगा, तो 2 फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल विल अलाउ यू टू बाय इन बल्क। और जब आप बल्क क्वांटिटी खरीदोगे तो उसकी वजह से फायदा ये होगा आपको कि आपकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो अचीव हो जाएंगी। हाउएवर, डिसएडवांटेज क्या है? कैपिटल कॉस्ट में भी हाई। आपका जो कैपिटल कॉस्ट है वो काफी हाई होगा, बिकॉज नई फैक्ट्री आप खोल रहे हो, उसके अंदर नई मशीनरी रखोगे, एम्प्लॉयज को रखोगे, सो इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंडली, प्रॉब्लम्स विद रेजिंग एडिशनल कैपिटल। आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे मशीनरी खरीदने के, फैक्ट्री खरीदने के? एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, तो पैसा रेज करना काफी मुश्किल हो सकता है। एंड थर्डली, इंक्रीज इन टोटल कैपेसिटी, बट इफ द डिमांड फॉल्स बैक देन इट विल बी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू रिवर्स द डिसीजन। आपकी डिमांड अगर फॉल बैक करती है, फिर फैक्ट्री को बेचना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो दैट कैन बी वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। एंड फोर्थ इज टेक्स टाइम टू बिल्ड एंड इक्विप न्यू फैसिलिटी, सो कस्टमर्स में नॉट वेट। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है और आप उसके बाद एक्शन लेते हो, डिमांड बढ़ने के बाद एक्शन लेते हो कि भाई आप जो है वो अब नई फैक्ट्री बिल्ड कर रहे हो और कस्टमर्स को वेट करवा रहे हो, तो कस्टमर वेट नहीं करेगा। आप नहीं दे पा रहे कस्टमर को प्रोडक्ट, कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। तो यूजुअली इफ दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म एंड टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन टू इम्प्लीमेंट, तो या तो आप पहले ही फोर्स ही करके कि आपकी डिमांड बढ़ने वाली है तो आप पहले ही अपनी फैक्ट्री बना दो,
क्योंकि डिमांड बढ़ने के बाद अगर आप फैक्ट्री बनाने खड़े हुए तो फिर तो कंज्यूमर किसी और के पास चला जाएगा और आपकी जो फैक्ट्री आप बना रहे हो उसका कोई फायदा होगा नहीं. तो these are the disadvantages of overcoming of option number 2, that is building your own factory. तो ये आपके दो तरीके हैं जिससे आप अपनी कैपेसिटी शॉर्टेज को ओवरकम कर सकते हैं. एंड द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज आउटसोर्सिंग. अब आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग इज बेसिकली व्हेन यू आर यूजिंग another business or third party to undertake a part of production process rather than doing it within the business using the firm's own employees. जो भी हमने ऊपर डिस्कस करा था, दैट इज कि जब आप थर्ड पार्टी से प्रोडक्शन करवाते हो अपनी, दैट इज आउटसोर्सिंग. फॉर एग्जांपल कोका कोला अपने कैंस खुद नहीं बनाता. कोका कोला अपने कैंस और बॉटल्स मैन्युफैक्चर करवाता है फ्रॉम अनदर कंपनी. तो बेसिकली वो जो दूसरी कंपनी है दैट इज बेसिकली एन आउटसोर्स्ड फर्म जो कि कैन बना के किसको दे रही है? कोका कोला को दे रही है. तो कोका कोला ने अपनी जो कैन और बॉटल मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग जो उसने है उसके प्रोडक्ट की, वो उसने कंप्लीटली क्या करी हुई है? आउटसोर्स करी हुई है. तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है? अब आउटसोर्सिंग तो आपका है कि जब आप अपनी प्रोडक्शन जो है वो देते हो, तो प्रोडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस. इसी तरह आजकल के दौर में जो है वो काफी ज्यादा प्रोसेसेस जो इंटीग्रल प्रोसेसेस होते थे पहले बिजनेस के, अब वो भी आउटसोर्स हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग. आप देखिए हर एक बिजनेस जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं बनाता. फॉर एग्जाम्पल ये ब्रॉडवे पिज्जा जो है, इनका अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है. ये लोग कैसे मार्केटिंग करते? फिर इन्होंने एक थर्ड पार्टी को अपनी मार्केटिंग दी हुई है. एक थर्ड पार्टी फर्म जो कि मार्केटिंग फर्म है, उनको उनसे जो है वो ये लोग मार्केटिंग करा रहे हैं, जो कि इनका सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया हैंडल को कंट्रोल कर रहा है, पोस्ट बनाता है, डिजाइन बनाता है, वीडियो एड शूट करता है. तो बेसिकली ये पूरी एक मार्केटिंग एजेंसी है जो कि ब्रॉडवे की मार्केटिंग देख रही है. सो दिस इज व्हाट योर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज. हायरिंग बिजनेसेस आजकल खुद नहीं करते. हायरिंग पूरी जो है वो आउटसोर्स की हुई है, थर्ड पार्टी को दी हुई है. रिक्रूटमेंट एजेंसीज, लिंक्डइन के थ्रू हायरिंग, ये सारी आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिनके थ्रू आप हायरिंग करवा रहे हो अपने बिजनेस के अंदर. तो उसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग दैट यूजेस अ थर्ड पार्टी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन बिजनेस फंक्शंस सच एज एचआर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग. आपने अपना कहीं कोई कोई बिजनेस है तो अपना हिसाब किताब खुद नहीं करते. ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग क्या होता है कि भाई एक थर्ड पार्टी आता है, वो आपके आके फाइनेंशियल्स को देखता है. तो ऑडिटिंग आप क्या कराते हो? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो जो भी काम पहले बिजनेस के अंदर था लेकिन अब वो बिजनेस किसी और से करवा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग. तो आउटसोर्सिंग का फायदा क्या होता है? इट रिड्यूसेस द ऑपरेशनल कॉस्ट. खुद के खर्चे आपके बच जाते हैं. खुद फैक्ट्री डालते हैं, रेंट पे करना पड़ता, वर्कर्स हायर करने पड़ते, तो सैलरीज देनी पड़ती, तो आपके एक्सपेंसेस कॉस्ट आपके कम हो गए. सेकेंडली, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी. आपको जब चाहे आप उस उनके साथ एग्रीमेंट कैंसिल कर सकते हो. तो इट इंक्रीजेज योर फ्लेक्सिबिलिटी. इम्प्रूव्ड कंपनी फोकस. इम्प्रूव कंपनी फोकस मतलब कि आप अपने ये फालतू के काम जो आउटसोर्स कर दिया, जैसे कोका कोला ने अपनी पैकेजिंग आउटसोर्स कर दी, तो दिस वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर कोका कोला. कोका कोला का इंपॉर्टेंट टास्क है उसके जो फ्लेवर्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करना, वो बनाना. तो उससे जितने भी ये एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट वाले काम थे जिनमें उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया. तो इसकी वजह से कंपनी का फोकस बढ़ जाता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देती है. फोर्थ इज एक्सेस टू क्वालिटी सर्विस. क्या बता, कोका कोला ने अपनी पैकेजिंग आउटसोर्स करने का रीजन ये है कि उनकी जो कंपनी की जो पैकेजिंग है वो कोका कोला से बेहतर है. मतलब वो कंपनी इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग बॉटल्स एंड कैंस. तो कोका कोला से कंपैरेटिवली उनकी पैकेजिंग की क्वालिटी काफी अच्छी है, तभी कोका कोला ने उनको आउटसोर्स कर दिया. दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पैकेजिंग बाय देमसेल्व्स, क्योंकि उनकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छी कंपनी है जो कि पैकेजिंग क्रिएट कर रही है, तो उनको आप काम दे देते हो. एंड फ्रीड अप इंटरनल रिसोर्सेज. आपका पैसा जो लगा हुआ होता है वो फ्री अप हो जाता है. आप पैकेजिंग में पहले मशीनरी वगैरह खरीदी हुई थी, आप खुद पैकेजिंग कर रहे थे, अब आपने पैकेजिंग करना बंद कर दिया, तो मशीनरी बेची, पैसा रिलीज हो गया, फैक्ट्री बेच दी, पैसा रिलीज हो गया. तो फ्रीड अप इंटरनल रिसोर्सेज. एम्प्लॉयज आपके कुछ वहां से उठा के आपने अपनी फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री में लेकर आ गए, तो यू हैव इंटरनल रिसोर्सेज दैट आर फ्रीड अप. हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या है आउटसोर्सिंग का? सबसे पहले तो लॉस ऑफ जॉब्स. आप अगर अपनी प्रोडक्शन आउटसोर्स करते हो
तो जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे कोका कोला के, वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने पैकेजिंग आउटसोर्स कर दी है, तो अब पैकेजिंग फैक्ट्री आप बंद कर रहे हो, तो वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी। सेकेंडली क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं। अगेन, अनरिलायबल हो सकता है, जिस फर्म को आपने आउटसोर्स करा है वो काफी अनरिलायबल हो सकता है, वो क्वालिटी खराब कर सकता है। थर्डली, कस्टमर रेजिस्ट भी करता है। अगर कस्टमर को पता चल जाए ना कि आपका प्रोडक्ट आप खुद नहीं बना रहे, तो कस्टमर रेजिस्टेंस शो करता है। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह फॉर एग्जांपल, अब मैं आपने लेट्स सपोज आपने मेरे से पढ़ना है, लेकिन मैं अपनी क्लास में नहीं पढ़ा रहा, मेरा कोई असिस्टेंट क्लास में आके पढ़ा रहा है, तो आप लोग जो है वो रेजिस्ट करोगे, आप लोग उससे पढ़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो है वो बोलोगे हमें जो है वो टीचर से, जो मेन टीचर है हमारा, हमें उससे पढ़ना है। तो इसी तरह आप किसी भी ब्रांड के, लेट्स सपोज आप किसी भी ब्रांड के जूते खरीदते हो और आपको पता चल जाता है कि ये ब्रांड खुद नहीं बना रहा, तो यू माइट स्टॉप बाइंग दैट शूज, बिकॉज इफ द ब्रांड इटसेल्फ इज नॉट प्रोड्यूसिंग, दैट मींस कि कस्टमर के दिमाग में आ जाता है कि ये क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है। एंड लास्टली, देयर इज सिक्योरिटी इश्यूज एज वेल। अब सिक्योरिटी इश्यूज क्या हो सकते हैं? आपका जो भी डेटा है, सही है, फॉर्मूला जो है, जो भी डेटा है, जो भी बनाने का तरीका है, वो आउटसोर्स फर्म के पास चला जाएगा। और जब वो आउटसोर्स फर्म के पास चला जाएगा, तो वो आपके अगेंस्ट में एक कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एन इशू दैट, कि आपकी सिक्योरिटी भी एट रिस्क होती है, कि आपके बिजनेस के सारे सीक्रेट्स किसी थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं, और वो थर्ड पार्टी उनको इस्तेमाल करके आपका ही कॉम्पिटिटर बन सकती है। सो दिस इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और ये जो मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके साथ शेयर करे हुए मैंने ऑलरेडी, सो यू गाइस कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है। तो ये A2 का टॉपिक था जो कि AS में आया है, और रिसेंट अभी मैंने पास पेपर जितने भी देखे 2023 तक देखे अभी, तो उसके अंदर जो है वो ऐसा जिसके कोई क्वेश्चन आए नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये शायद इस साल आ जाए।